हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे मगध जनपदा। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने मतलब कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर रूल करा। तो यहाँ पर 3 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर रूल करा, यानी 3 साम्राज्य। वो कौन कौन से साम्राज्य हुआ करते थे? जो पहला हमारा साम्राज्य था वो था हरियंका डायनेस्टी। जो दूसरा हमारा साम्राज्य था वो था हमारा शिशुनागा डायनेस्टी। जो तीसरा हमारा साम्राज्य हुआ करता था वो था नंद डायनेस्टी। ठीक है, अब ये 3 डायनेस्टीज़ ने कॉन्जिक्यूटिवली रूल करा। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 डायनेस्टीज़ पढ़ ली हैं, यानी पहली और दूसरी हरियंका और शिशुनागा डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में हमने उनके रूलर जिससे कि बृहदता, जिन्होंने इसकी हरियंका डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। दूसरे रूलर बिंबिसारा, तीसरे रूलर हमारे अजातशत्रु जी, उसके बाद उनका बेटा उड्डायन, और उनके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी शिशुनागा वगैरह में भी। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बात करने वाले इस वीडियो में नंद डायनेस्टी की। तो यहाँ पर नंद डायनेस्टी स्टार्ट होती है एंड इसकी जो टाइमलाइन है वो है 345 BC टू 321 BC। देखिए ये जो टाइमलाइन है, दिस टाइमलाइन यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि टाइमलाइन आपको रिवाइज रखनी है, अपने माइंड में रिवाइज करते रहना है ऑलवेज। ठीक है, जिससे कि जो कनेक्टिंग डॉट है ना उनको आप अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाओगे और क्रोनोलॉजी बिठा पाओगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर हम पहले जो महाजनपदास थे हमने पढ़े थे, हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने महाजनपदास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से महाजनपदास हुआ करते थे। मगर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज महाजनपदास अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर विच इज़ दिस, कि जो 2 महाजनपदास हैं वो महत्वपूर्ण है, वो है मगध, अवंती। ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मगर अलॉन्ग विद इनके साथ साथ कौन सा है, वज्जी और मल्ला। ठीक है, कौशल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये जो जनपदास थे काम्बोजा, गांधारा, कुरु, पांचाला, कौशल, वज्जी, मल्ला, अंगा, मगधा, काशी, वत्सा, चेदी, अस्माका और अवंती, मत्सा, सूरसेना। तो ये 16 महाजनपदास थे। ठीक है, मगर अब यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सटेंशन अगर हम बात करें नंद डायनेस्टी की, नंद एम्पायर की, तो वो ये वाला टेरिटोरियल एक्सटेंशन हुआ करता था। मतलब यहाँ पर जो ना, तो एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना नेशनलिज्म का, वो क्रिएट हो चुका था। जो महापद्मनंदा जी थे यानी रूलर जो थे यहाँ के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक जो कॉन्सेप्ट होता है नेशनलिज्म का, क्योंकि यहाँ पर टेरिटोरियल अब एक्सटेंशन यानी टेरिटरीज डिफाइन हो गई थी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा साम्राज्य है। अब एक जो नेशनलिज्म है वो कब इस्टेब्लिश होगा, यानी जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो कब आएगी, जब एक टेरिटरी होगी, उसी में अगर आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम अपने नेशन को यानी इंडिया को, हमारे अंदर फीलिंग है नेशनलिज्म यानी पैट्रियोटिक फीलिंग जब आती हैं तो किस लिए आती हैं, क्योंकि हमें पता है ना हमारी जो कंट्री है उसका जो एक्सटेंशन है वो कितना है। तो सिंपली यहीं से अब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट वी सा कि यहाँ पर सबसे पहले जो नेशनलिज्म इस्टेब्लिश हुआ और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, यहीं से स्थापित होता 321 में जो हमारा मौर्यन साम्राज्य है। तो चलते हैं अब आगे मेन वीडियो की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो पहले रूलर हुआ करते थे वो थे महापद्मनंदा। अब इनका रोल भी देख लेते हैं। देखिए इनका रोल इस प्रकार था कि इन्होंने ही जो फाउंडेशन स्टोन होती है ना डायनेस्टी की, नंद डायनेस्टी की, वो रखी थी, यानी नींव जो आधारित करी थी ना वो महापद्मनंदा जी ने करी थी। अब ऐसा माना जाता है कि ये शूद्र वर्णा से बिलोंग करा करते थे, मगर अकॉर्डिंग टू जैन सोर्सेस जो इनके पिताजी थे वो एक बार्बर थे यानी शूद्र, और जो इनकी मदर थी वो क्षत्रिया थी। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। तो ये हाफ क्षत्रिय और हाफ शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, अब ऐसा ही पुराणास में लिखा गया है कि ये हाफ क्षत्रिया थे, जो कि मतलब इनका जो रोल था वो काफ़ी अच्छा रहा, इन्होंने अच्छे तरीके से रूल करा, क्योंकि इनके टाइम पर जो इनके सब्जेक्ट्स थे यानी पीपल थे, इनके साम्राज्य में इनकी प्रजा जो हुआ करती थी वो कंटेंटेड थी, हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा मज़े में रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मगधन के रिकॉर्ड कहते हैं वो ये कहते हैं कि
इन्होंने अपने आप को शूद्र, एक कोरोनेशन, जब इनका कोरोनेशन हुआ था ना, उसी टाइम पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं शूद्र हूँ वर्ण से, ठीक है। मगर जब इनकी मदर क्षत्रिय थी तो ये हाफ क्षत्रिय भी हुए, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी थी रूल करने की, ठीक है। मगर ऐसा भी देखा गया था कि जो ये महापद्मनंदा थे इस टाइम पर, ये थोड़े से अनपॉपुलर थे पीपल्स के बीच में, यानी अपने सब्जेक्ट्स के बीच में। मगर ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट क्या नाम है खुश नहीं थे, खुश थे सब्जेक्ट इस टाइम पर भी, ठीक है। अब इनका एम क्या हुआ करता था, इनका एम था कि ये सारे क्षत्रियास जितने भी हैं ना, ये रूलर जितने भी हैं, उन सबको अटैक करें और उनके साम्राज्य को अपने उसमें अपने अधीन ले लें, ठीक है, हड़प लें, अनेक्स कर लें, ठीक है, सारी उनकी टेरिटरी, और अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बना दें, ठीक है। ये इनका एम हुआ करता था। अब हमने देखा पिछली वीडियो में शिशुनागा और हमारी जो हरियंका डायनेस्टी हुआ करती थी, उन्होंने जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी है ना उसको एक्सटेंड करा था, मतलब उन्होंने इस चीज़ का यूज़ करा था अपने जो साम्राज्य, अपना राज्य पार्ट को एक्सटेंड करने के लिए। बट हियर थिंग्स वो डिफरेंट, व्हाट कि यहाँ पर जो महापद्मनंदा जो थे, उन्होंने जो अग्रेसिव एक्सेशन पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। उन्होंने जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नकार दिया, उसको यूज़ ही नहीं करा, और सीधे सीधे उन्होंने वो बहुत अग्रेसिव हो गए, और सारे जो जनपदास वगैरह हुआ करते थे, तो इन्होंने जो गांधारा महाजनपदा जो थे, गांधारा, अंगा, अवंती, असाका, मिथिला, पांचाला, सूरसेना, वत्सा, कोसला और कुरु और काशी। काशी तो ऑलरेडी था ही इनके पास, ठीक है। कैसे? क्योंकि काशी जो ना अजातशत्रु को प्रसन्नजीत के द्वारा डाउरी में दिया गया था, कोसल एम्पायर के द्वारा। क्योंकि प्रसन्नजीत कौन थे आप मुझे बताइए, वो किस महाजनपदा से बिलोंग करा करते थे, आप मुझे बताइए, ठीक है। अब काशी जो है उनको डाउरी में मिला था, ठीक है। तो काशी तो ऑलरेडी मगधा के साथ ही था, और ये सारे जितने भी महाजनपदास थे वो सारे महापद्मनंदा के द्वारा अनेक्स करे गए थे, यानी उनके द्वारा युद्ध करा गया और उसके बाद उन्हें हड़प लिया गया, यानी अपने अधीन ले लिया गया। अब यहीं पर जब इतने सारे महाजनपदास इनके अधीन हो चुके हैं, उन्होंने लड़ाई में लड़कर ये सारे जनपदास अपने अंडर कर लिए हैं, तो यहाँ पर फिर टेरिटरी भी तो बढ़ गई, इनका जो एक टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वो भी बढ़ गया, जिससे एक जो एम्पायर है वो खड़ा हो गया था, ठीक है। जिसमें नॉर्दर्न इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न इंडिया कवर होता था ऑलरेडी, यानी पूरा गंजेटिक प्लेन हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये पूरा गंजेटिक प्लेन पूरा कवर हो रहा है, और वहीं पर यहाँ पर नर्मदा से नीचे भी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी, तो नर्मदा में महाराष्ट्र इंक्लूडिंग पुणे भी यहाँ पर आता था, और कोंकण कोस्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शामिल थी इस जो एम्पायर खड़ा हुआ था यानी महापद्मनंदा के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं महापद्मनंदा जी, यहाँ पर ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने जो अधीन में कलिंगा जो महाजनपदा है, कलिंगा एक प्रिंसिपैलिटी हुआ करती थी, जो किंगडम है, उसको भी अपने अधीन ले लिया जाए, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो आसानी से जो उनकी सोवेरेनिटी है उसको मान लें, कि वो अपने सोवेरेन ले लें उस महाजनपदा को, यानी नेगोशिएशन से ही सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएं, ठीक है। मगर यहाँ पर जो कलिंग था उसने ये सारी चीज़ें नकार दी, इस वजह से इस वजह से युद्ध हुआ मगधा और कलिंगा के बीच में, और कलिंगा को अनेक्स कर लिया गया महापद्मनंदा के द्वारा, ठीक है। मगर कलिंगा में जब इसको अनेक्स कर लिया गया महापद्मनंदा के द्वारा, तो यहाँ पर एक जैन यानी जैनिज़्म की जैन जो गुरु हुआ करते थे महावीर जी, उनकी एक इमेज थी, उसको एज अ ट्रॉफी यानी विक्ट्री की ट्रॉफी समझकर उसे अपने साथ ले गए और अपने किंगडम में उसे डिस्प्ले करा दिया, पब्लिक डिस्प्ले अपनी कैपिटल में। अब मुझे ये बताइए कि मगध की कैपिटल को क्या हुआ करती थी इस समय पर, ठीक, वो तो मैं बता दूंगा, खैर वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो हरियंका डायनेस्टीज़ हैं उसमें जो कैपिटल थी अजातशत्रु के टाइम पर कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। अब यहाँ पर महापद्मनंदा के कुछ वर्क्स भी थे, यानी कि उनके कार्य किस प्रकार थे। देखिए महापद्मनंदा एक वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर थे, यानी अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे। उन्होंने कैनाल और रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए और वेल वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करवाए, और उन्होंने ट्रीज़ को भी अपने किंगडम में प्लांट करवाया, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक
ट्रेड रूट होते हैं ना, यानी एक ट्रेड का जो नेटवर्क होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करा और अच्छे तरीके से ट्रेड वगैरह मेंटेन करी। वो सारी चीज़ें हम जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं ना किंगडम में, उनके जो एम्पायर हुआ करते हैं उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी उभर कर आने लगी, ठीक है, जहाँ पर रोड वगैरह पर सारे ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट किए जाने लगे, जैसे कि संबक्ता जो कहीं ना कहीं जो रोड्स एंड पोर्ट्स की सेफ्टी के लिए इंचार्ज हुआ करते थे, उसको लुक आफ्टर करा करते थे, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहीं पर सबसे पहले हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है ना नेशनलिज्म का, यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। ये थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गया ऑफ की, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नोट सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए। अदरवाइज इट इज़ मोर देन सफिशिएंट व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब ज्योग्राफिकल टेरिटरी एक डिफाइन होगी तो कॉन्सेप्ट तो उभर कर आना ही था नेशनलिज्म का, क्योंकि सबके अंदर ये अब आने लगा था कि भाई जो भी सब्जेक्ट रह रहे थे ना नंद डायनेस्टी में, नंद साम्राज्य में, तो उनके अंदर ये था कि ये हमारा राज्य यहाँ तक सीमित है और यहाँ तक ये है, यहाँ तक ये है। सबको एक तरीके से ये समझ में आने लग गया था कि हम यहाँ पर खुश हैं, ठीक है। तो जब भी तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म उभर कर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पर नंद यानी महापद्म नंदा के द्वारा कही गई थी, वो ये कहा गया था कि किंग शैल गो रॉन्ग बट पीपल शुड नॉट, कि किंग एक बार को गलत हो सकता है मगर पीपल गलत नहीं हो सकते, लोग मेरे सब्जेक्ट गलत नहीं हो सकते। इसी से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनकी लॉयल्टी को जीत लिया था, ठीक है। अब ऐसा भी है कि यहाँ पर जो वरना था उसका कोई भी रोल नहीं था, यानी वरना जो नंद जो यहाँ पे महापद्म नंदा थे यानी राजा जो था उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था वरना, ठीक है। यहाँ पर स्टेट यानी स्टेट में किंग जो था वो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करता था, यानी वरना का कोई रोल नहीं था। अब यहाँ पर महापद्मनंदा ने अपनी आर्मी में काफ़ी सारे सोल्जर्स वगैरह रिक्रूट करे, यानी अपनी जो आर्मी की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है ना उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया, क्योंकि वो शूद्र तो थे ही। जब आप अपने कोरोनेशन के टाइम पर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज आई एम अ शूद्रा, ठीक है, मतलब अपने जो वर्ण बता दिया उन्होंने, तो उस समय पर उससे क्या फ़ायदा हो कि उन्होंने अपने जो मतलब आर्मी थी उसमें वैश्यास और शूद्रास को बहुत ज़्यादा इंटैक्ट करा, यानी उनको बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडिंग जो आर्मी थी उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। उनके पास 900 इस समय पर 900 ट्रेंड एलिफेंट हुआ करते थे, ट्रेंड वॉर एलिफेंट्स, ठीक है। जिस हिसाब से जिसके कारण इनको उग्रसेन भी बोला गया, क्योंकि इनकी जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो महापद्मनंदा जी थे इन्होंने अथर्वेदा आप मुझे ये भी बताइए कि अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। मैं तो बता दूंगा मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि अथर्ववेद किस चीज़ से रिलेटेड है। चलो आप मुझे चारों वेद बताइए, वेदास किस चीज़ से रिलेटेड है, और सामवेद किस चीज़ से रिलेटेड है, यजुर्वेद किस चीज़ से रिलेटेड है, और अथर्ववेद, और कब कब लिखे गए थे, किन किन के द्वारा लिखे गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर महापद्मनंदा के द्वारा जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्रा से वैशाली की तरफ ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, सॉरी वैशाली से पाटलिपुत्रा की तरफ, ठीक है। अब मुझे आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वैशाली जो कैपिटल है उसको कैपिटल किसने बनाया था, यानी कैपिटल पाटलिपुत्रा से वैशाली की तरफ किसने शिफ्ट करी थी, कौन लेकर गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब मगर आप मुझे बताइए, अब ऐसा माना जाता है कि इसको यानी महापद्मनंदा जो रूलर थे उनकी जो नेचुरल डेथ हुई थी, ठीक है। अब पीपल जो है ना यहाँ पर यानी महापद्मनंदा के समय पर पीपल जो थे बहुत खुश थे, बहुत आराम से रह रहे थे, ठीक है। इनके बाद 9 रूलर्स आए, वो आपस में भाई ही थे, ठीक है। अब पीपल ने इनको एक्सेप्ट भी कर लिया था, महापद्मनंदा को एज अ शूद्रा भी रूलर एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। पॉपुलर क्यों नहीं थे, क्योंकि ये अपर वर्णा से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए ये ज़्यादातर पॉपुलर नहीं थे, मगर पीपल इनके समय पर इनके राज में बहुत खुश थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इनके बाद 9 रूलर आए, 9 रूलर आने के बाद
9 रूलर आपस में ही भाई थे, ठीक है, मगर वहीं पर सब ने एक दूसरे को मार दी और जो लास्ट रूलर बचे थे वो थे धननंदा। अब देखिए धननंदा की अगर हम बात करें तो धननंदा के टाइम पर ही अलेक्जेंडर द ग्रेट विजिट करते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस पर। लास्ट में मैं अलेक्जेंडर पढ़ाऊंगा जब मैं पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा मगध की, ठीक है। अब अलेक्जेंडर यहाँ से रिलेटेड एक कहानी भी है, ठीक है, क्योंकि जो धननंद हैं वो मारे जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसको यानी धननंद को किल्ड कर देते हैं, यानी मार देते हैं, जान से मार देते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए हुआ यूँ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य जी थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। अब तक्षशिला क्या है? तक्षशिला एक महाजनपदा हुआ करता था, सॉरी नॉट महाजनपदा, ये गांधारा यानी गांधारा एक महाजनपद था, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला में क्या हुआ करता था कि तक्षशिला के जो रूलर थे यानी सॉरी गांधारा के जो रूलर थे, अब यहाँ पर रूलर थे और उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है जो प्रोफेसर थे यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे चाणक्य जी। तो इस समय पर जो गांधारा का रूलर हुआ करता था वो थे अंबी। देखिए मैं आपको मैप की सहायता से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर गांधारा हमारा ये महाजनपद हुआ करता था और यहाँ पर इसके जो रूलर थे वो थे अंबी, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर जो हिंदुकुश पर्वतमाला पड़ती है तो यहाँ पर अलेक्जेंडर आकर खड़ा हो चुका था। तो यहाँ पर मुलाकात होती है, पहले तो पोरस से होती है। पोरस यानी यहाँ पर एक और रूलर हुआ करता था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस पर कि पोरस रूलर हुआ करता था और यहाँ पर गांधारा का जो रूलर था अंबी। अब यहाँ पर मुलाकात होती है अंबी और पोरस से दोनों से, मगर यहाँ पर सारी चीज़ें निपटाने के बाद, क्योंकि वो कहानी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ, खैर बाद में क्या बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए पंजाब प्रोविंस यानी पंजाब की एक प्रोविंस हुआ करती थी, ठीक है। तो हम पंजाब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस हुआ करती थी जिसको पंजाब भी बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर गांधारा का जो रूलर था वो था अंबी और यहाँ पंजाब प्रोविंस का जो रूलर हुआ करता था वो था कौन? पोरस, POR और पोरस, ठीक है। यहाँ पर जो पोरस था, क्या हुआ था कि पोरस और अंबी के बीच में एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो डेवलप नहीं थी, यानी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन रहती थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी रहती थी। अब दोनों एक दूसरे को एक आंख भाते नहीं थे देखकर। अब क्या होता है कि अंबी जो है ना, जो जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आ जाता है तो अंबी जो ना अलेक्जेंडर को इनवाइट करता है पोरस को डिफीट करने के लिए, पोरस को यानी हराने के लिए, पोरस से फाइट करने के लिए। तो इसी दौरान क्या होता है कि 326 BC में बैटल ऑफ हाइदस पास लड़ी जाती है अलेक्जेंडर के द्वारा पोरस के साथ, और पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल ऑफ हाइदस पास जब होती है यहाँ, तो हाइदस पास में क्या होता है कि पोरस जो है ना डिफीट हो जाता है और अलेक्जेंडर जीत जाता है। तो अलेक्जेंडर जो है ना पोरस की जितनी भी ब्रेवरी होती है, जैसे कि उसने बैटल जो लड़ी अलेक्जेंडर के साथ, उससे बहुत खुश हो जाता है, बहुत इंप्रेस हो जाता है। तो फिर क्या करता है अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे जो है ना भाई अपने जो साम्राज्य है उसे आगे लेकर जाना है और बढ़ाना है। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि वर्ल्ड जो है ना एक फ्लैट था, फ्लैट यानी सतह एकदम समतल हुआ करती थी। बट एज वी नो टुडे कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है, नॉट सिलेंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल शेप में है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नकारता था और वो ये सोचता था कि जो दुनिया है ना वो फ्लैट है। अब एक समय पर जाएंगे हम, जब सेल करेंगे समुद्र में, तो उसके बाद एक समय पर हमारा जो शेप है वो गिर जाएगा, तो दुनिया का कोना है, मगर उसे ये नहीं पता था कि दुनिया गोल है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब बैटल होने के बाद पोरस से जब वो इम्प्रेस हो गया तो उसने कहा कि मुझे अपना राज्यपाट आगे भी एक्सटेंड करना है। और वहीं पर यहाँ पर मगधा हुआ करता था जिसकी कैपिटल थी हमारी पाटलिपुत्रा, जिसको जो महापद्मनंदा था उसने शिफ्ट कर दिया था वैशाली से, कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया, जिसको आज पटना बोला जाता है वैसे तो। यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट होने के बाद अब यहाँ पर पोरस और अलेक्जेंडर दोनों बैठकर बात करते हैं, ठीक है। मगर अलेक्जेंडर के पास काफ़ी सारी आर्मी थी, वो ऑलरेडी जैसे कि मैसेडोनिया, पर्शियन एम्पायर सबको डिफीट करता हुआ आ रहा था और सीधे सीधे आकर अब उसकी जो चाह थी ना वो थी हिंदुस्तान को अनेक्स करना। वो क्यों थी, वो सारी हिस्ट्री वो मैं जब आपको अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि यहाँ पर अब
अलेक्जेंडर को डिफीट करना था, यानी अब अलेक्जेंडर को अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाना था और उसे अपना जो नॉर्दर्न एम्पायर है ना, यानी नॉर्दर्न इंडिया, उसको भी एनेक्स करना था। अब यहाँ पर मगधा था, मगधा एम्पायर। अब पोरस को तो पता है कि भाई मगधा के पास कितने सारे हथियार वगैरह हैं, वेपन्स हैं, और क्या नाम है, कैवलरी है, चैरियोट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी मगधा के पास है। अब ये सारी चीज़ें जब पोरस क्या करता है, अलेक्जेंडर को बताता है ना कि ये सारी चीज़ें मगधा के पास हैं और मगधा को कहीं ना कहीं जो तुम्हारी सेना है इस समय हराना बहुत मुश्किल है। अब जब देखिए अलेक्जेंडर के अंदर ये खूबी थी कि अगर कोई भी परेशानी आता तो उठो और लड़ो, लड़ो बस बारबेरियन की तरह कि हाँ बस अपने आप को जिताना है। मगर वहीं पर जो अलेक्जेंडर की सेना थी ना वो कॉन्टिन्यूसली फाइट करती हुई आ रही थी, जिस वजह से अलेक्जेंडर की जो सेना है वो कहीं ना कहीं थकी हुई थी। और उस चीज़ को मानने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अलेक्जेंडर कहीं ना कहीं पोरस की बात मान जाता है और ये कहता है कि मैं अपनी एक ह्यूज आर्मी दोबारा तैयार कर लाऊंगा और तब मगधा पर अटैक करूंगा। फिर वो रिट्रीट कर जाता, पीछे चला जाता है पोरस, और वहाँ पर एक सत्रप्स बैठा दिया जाता है। सत्रप्स यानी सत्रप्स को बोलते हैं गवर्नर, अलेक्जेंडर का गवर्नर पंजाब प्रोविंस में बैठा दिया जाता है, जो कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब मैं अलेक्जेंडर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आप ये कहानी सुन लो। तो उसके बाद अलेक्जेंडर रिट्रीट कर जाता और बेबीलोनिया में जाते जाते उसकी जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब अलेक्जेंडर मर गया और यहाँ पर इस चीज़ को बताने के बाद अब आते हैं हम गांधार के पास। मैं आपको चाणक्य के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर चाणक्य जी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब चाणक्य जी जब प्रोफेसर थे तो यहाँ पर जो गांधार का रूलर था अम्बी। अब अम्बी को तो पता था कि अलेक्जेंडर कितना खूंखार है, कितना मतलब दर्दनाक वो चीज़ें करता है, तो उसके सामने कोई भी आ जाए उसको सब काटना, उसको बस जीत प्यारी थी अपनी। तो ये सारी चीज़ें अम्बी को पता थी। अब अम्बी में जो प्रोफेसर थे चाणक्य जी जाते हैं अब कहाँ पर, महापद्मनंदा के पास, धननंदा के पास। धननंदा के अंदर ईर्ष्या थी, यानी घमंड था अपने साम्राज्य को लेकर। अब जब धननंदा के पास चाणक्य जी जाते हैं तो चाणक्य जी क्या कहते हैं कि सारी बातें बताते हैं खुलकर कि अलेक्जेंडर ऐसे ऐसे वहाँ खड़ा और ये सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो तुम ऐसा करो कि अभी इसी वक्त कूच करो मेरे साथ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस की तरफ और अलेक्जेंडर को वहीं पर डिफीट कर दो ताकि वो इंडस को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब महापद्मनंदा सुनते हैं ना, धननंदा सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो मुझे हरा सके, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, अगर वो आएगा तो मैं उसे हरा दूंगा, अभी मेरे पास कोई वो खतरा वतरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सुनते हैं चाणक्य जी, और चाणक्य जी की बहुत बेइज्जती करता है वो धननंदा। धननंदा जब बेइज्जती करते हैं, पहले तो धननंदा चाणक्य जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, टीचर थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। अब उनकी रिस्पेक्ट करता था, मगर जब चाणक्य जी नहीं हिलते ना, उसको कहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें लेकर जाऊँगा, मगर धननंदा मना कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि धननंदा को उनकी बेइज्जती करनी होती है, ठीक है। उनकी जो मतलब उनके बारे में बुरा भला कहता है और उनकी खूब बेइज्जती करता है, जिससे कि चाणक्य जी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं तुझे यहाँ से हटाने दूंगा ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तू यहाँ से हट जाएगा और तेरा साम्राज्य गिर जाएगा, ठीक है। जिसके बाद चाणक्य जी वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं धननंदा के पास से, और जब वो जा रहे होते हैं तो उनको बीच में चंद्रगुप्त मौर्य जी भी दिखते हैं। जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आगे की कहानी, ठीक है। चलो मैं अभी बता देता हूँ। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी चाणक्य जी को वहाँ पर दिखते हैं जंगलों में। अब चंद्रगुप्त मौर्य जी थे जो पिपली हवाना हुआ करता था, वहाँ पर एक क्लान हुआ करते थे, उसका नाम शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो मैं आपको याद करके बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसके जो ना वो मतलब बेटे हुआ करते थे, वहाँ पर जो क्लान हुआ करते थे उसके हेड के क्लान के जो बेटे हुआ करते थे, मगर उनके माता पिता मर चुके थे। अब उससे क्या हुआ था कि उनको जो है ना अपनी क्लान से बाहर कर दिया गया था। जब बाहर कर दिया गया तो उनको मतलब उनकी जो पिताजी की जो मतलब इनहेरिटेंस जो गद्दी थी ना वो नहीं दी गई। अब उससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जी अब घर से बेघर हो चुके थे। जब घर से बेघर हो गए, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, अब घर से बेघर होने के बाद अब जब चाणक्य जी जंगल से गुजरते हैं गांधार की तरफ जाने के लिए, तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य जी जंगल में ही दिख जाते हैं। अब दोनों रात गुजारते हैं आराम से लेटकर, ठीक है, रात गुजर जाती है। अब उसके बाद चाणक्य जी सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं चाणक्य सुबह को, और चंद्रगुप्त मौर्य जी इतने जाकर गंगा में स्नान कर आ जाते हैं। जब गंगा में स्नान कर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी देखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो अभी भी सो रहे हैं, ठीक है। जब ब्राह्मण अभी भी सो रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ब्राह्मण की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करा करते थे और वो
जब तक ब्राह्मण कुछ ना खा ले, अगर उनके सामने ब्राह्मण अगर वो कुछ ना खा लें जब तक, तब तक वो कुछ खाते नहीं थे। तो वो आकर चुपचाप बैठ गए। तो जब चाणक्य जी उठते हैं तो उठने के बाद वो देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी उनके सामने दो परोसे हुए फल फ्रूट वगैरह धरे हैं, मगर वो उन्हें खा नहीं रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी वार्तालाप हो इनके बीच में। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी कहते हैं कि जब तक मतलब महाराज आप नहीं खा लेंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का बहुत ऊंचा दर्जा होता है, आप ये हैं आप वो हैं, तो वो सारी चीज़ें बता देते हैं। और जो उनके बीच में वार्तालाप होती हैं तो जो चाणक्य जी होते हैं यानी जो कौटिल्य जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और उनसे फिर उनकी सारी की सारी जो परेशानी होती है वो सारी चीज़ें पूछते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी बता देते हैं कि मेरे को अपनी क्लान से बाहर कर दिया गया। तो चाणक्य जी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बाहर कर दिया गया, चलो मैं तुमको जो है ना तुम्हारी क्लान में छोड़ जाता हूँ और तुमको तुम्हारा राजपाट वापस दिलाता हूँ, तुम्हारा हिस्से का दर्जा। मगर वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एम्बिशियस थे, वो कहते हैं कि मैं इसको क्यों लूँ, मैं पूरा साम्राज्य लूँगा। तो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें साम्राज्य दिलाते हैं। यहाँ पर चाणक्य एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, जिसके बाद धननंदा को रात को चंद्रगुप्त मौर्य जी जाते हैं उनके यानी हरम में यानी महल में, और उनके रूम में जाकर धननंदा को उसका सर कलम कर देते हैं, और वहाँ पर धननंदा मर जाते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। ठीक है, ये थी पूरी कहानी मौर्य साम्राज्य की। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि जो धननंदा थे वो कहीं ना कहीं अपने जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनके बीच में पॉपुलर नहीं थे। देखिए अलेक्जेंडर की कहानी बची है, अलेक्जेंडर की कहानी भी सुना दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चाणक्य की कहानी सुना दी, अब मुझे बाद में नहीं सुनानी पड़ेगी। अगर आपको कभी भी देखनी है वीडियो तो यही वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में अब डायरेक्टली चालू करूँगा, कोई कहानी नहीं होगी, क्योंकि कहानी कैसे इस्टेब्लिश हुआ मौर्य साम्राज्य कैसे नहीं हुआ वो सारी चीज़ें मैंने आपको यही बता दी। ठीक है, अब ये जो धननंदा था वो अपने सब्जेक्ट्स के बीच में अनपॉपुलर था, और कहीं ना कहीं इसकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब इसने क्या करा था, जितनी भी वेल्थ वगैरह थी ना यानी पैसा जितना भी, अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनको कोड़े मार मार कर उनसे सारा का सारा पैसा हथियाता था, यानी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था। अब इससे क्या हुआ कि इसकी जो अनपॉपुलैरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा वो कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया। अब इसी के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 BC में ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ चाणक्य धननंदा को मौत के घाट उतार दिया जाता है और मार दिया जाता है, जिससे कि नया जो रूल है, नया जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश होता है मगधा पर, जिसकी कैपिटल होती है पाटलिपुत्र, और वो होता है मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अलेक्जेंडर की कहानी बची है, वो मैं आपको अलेक्जेंडर के टाइम पर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मौर्य साम्राज्य की जितनी मौर्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो चलते हैं अब आगे, यह है वीडियो का एंड। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे काफ़ी सारी जो सोसाइटीज़, इकोनॉमी और रिलीजन और वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी चीज़ें हम मगधा के बारे में ऑलरेडी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ना बाकी है। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।